तो आज हम लोग सॉल्यूशन के ऐसे टॉपिक पे आ रहे हैं, ओके, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सॉल्यूशन का एक पोर्शन हम लोगों ने ख़त्म किया है अभी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स पर जाकर। अब सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट में जा रहे हैं, जहाँ से एक टर्म बनता है जिसका नाम हम लोग देते हैं क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। इसके अंदर जो बात है काफ़ी माइन्यूटली समझना इस बात को। इसके अंदर जो बात होती है कॉलिगेटिव के अंदर, अभी तक जो हम लोग पीछे काम किए थे, रॉल्स के अंदर भी काम किए थे, वहाँ पर क्या किए थे कि जो हम लोग दो कंपोनेंट लिए, वो दोनों कंपोनेंट, एक सॉल्यूट था, दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट भी हम लोगों ने वोलाटाइल लिया था और सॉल्वेंट भी हम लोगों ने वोलाटाइल लिया था। बट यहाँ जो हम लोग काम करेंगे उसमें से एक कंपोनेंट नॉन वोलाटाइल होगा और दूसरा कंपोनेंट वोलाटाइल। तो नॉन वोलाटाइल काफ़ी दिनों से आप जानते हो नॉन वोलाटाइल के बारे में। तो नॉन वोलाटाइल होता क्या है, जो रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट ना करे, और वोलाटाइल जो रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट करे। तो नॉन वोलाटाइल के फॉर्म में हम लोग सॉल्यूट लेंगे, और वो भी कैसा, सॉलिड फॉर्म में। और वोलाटाइल तो निश्चित तौर पर लिक्विड ही होगा, जो भी लिक्विड है आपका वोलाटाइल का जो यूज किया जाएगा आपके पास। तो नॉन वोलाटाइल में जो यूज करते हैं हम लोग, जनरली जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बनता है उस पर ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, इस सब के ऊपर क्वेश्चंस जनरली बनाया जाता है, जिसका मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास आपको याद रखना होगा, या आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, याद होगा सबका तो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो वही आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है मेरा किसी भी सॉल्यूशन का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेफिनेशन इसी के ऊपर बनाते हैं हम लोग कि वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट के, यानी कि डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, नॉट द नेचर ऑफ द सॉलिड। वो किस नेचर का है, कितने अमाउंट में लेना है, डिपेंड ये करना है कि आपने जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिया है वो कितना, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मोल्स के ऊपर भी हम लोग डिपेंड कर सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स। आयंस के ऊपर भी, जो देखेंगे अभी हम थोड़ा देर में, या मोल फ्रैक्शन के ऊपर भी, जो हम लोग हमेशा देखते आए काफ़ी रॉल्स के अंदर, यहाँ भी रॉल्स आएगा आपका। तो ये चार टर्म है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मोल्स के ऊपर, आयंस ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसके ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं। अच्छे से समझना बात को, कौन सा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसको समझाने के लिए हम लोग क्या किए, 3 बीकर ले लिए। एक बीकर में देखो गौर से, हम लोगों ने क्या लिया, शुगर ले लिया। शुगर सॉलिड का फॉर्म होता है ना, वो भी शुगर कैसा होगा सॉलिड का फॉर्म में, नॉन वोलाटाइल। और एक को सॉल्यूशन में हम लोगों ने इसको डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया। दूसरे में हम लोगों ने वाटर के अंदर डाला है जिसको NaCl, सोडियम क्लोराइड। और तीसरे को हम लोगों ने यूज कर लिया, सोडियम सल्फेट यूज किया। गौर से समझना बात। शुगर को हम लोग इसमें डाला, कितना मान लेते हैं हम लोग, लेट करके चलते हैं कि हम लोगों ने 100 मॉलिक्यूल्स इसमें शुगर को दिया है, 100 मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने इसमें यूज किया है, किसको, शुगर को, ठीक है। दूसरे में क्या है, NaCl को यूज किया नॉन वोलाटाइल के तौर पर सॉल्यूट में। तो नॉन वोलाटाइल के तौर पर जो हम लोगों ने यहाँ NaCl को यूज किया, तो NaCl में हम लोग जानते हैं कि NaCl इज अ आयोनिक कंपाउंड। तो जैसे हम लोग एक्वस में इसको जैसे ही डालेंगे हम लोग, तो ये आयोनाइज कर जाएगा किसमें, Na+ और Cl- में। दैट मीन्स यहाँ प्लस का भी एक आयन है, Na एक है, Cl- के फॉर्म में भी एक है, तो यहाँ ये डबल हो जाएगा। दैट मीन्स एक जो हम लोगों ने 100 ml डाला था वो कन्वर्ट हो जाएगा 200 ml, 200 मॉलिक्यूल्स में। तो कितना हो गया, इसका भी 100 हो गया और इसका भी 100 हो गया, क्योंकि हम लोगों ने ले तो रखा है सब में 100 ही 100 ही। लेकिन आयंस के तौर पर ये जो आयंस ऑफ सॉल्यूट जो हम लोगों ने यहाँ बनाया है,
जितना ज्यादा आयंस होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसके अंदर बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ हो गया क्या, Na+Cl-, यानी कि प्लस जो Na है उसका भी 100 हो गया डिसोसिएट करके, और Cl जो माइनस है उसका भी 100 हो गया डिसोसिएट करके। तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितना मिल गया हमको, 200। इसमें आकर देखते हैं Na2SO4, इसको भी आयोनिक फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो ये Na2 जो टूटा 2Na+ में टूटा और SO4 2- में। तो 2Na+, यानी कि प्लस जो है यहाँ Na कितना है, 2, सल्फेट कितना है, एक ही। इसके इस माइनस पे नहीं जाएंगे कि 2- है कितना वो, तो एक ही है ना सल्फेट। सल्फेट का तो 2- होता ही है। तो Na+ है कितना, 2, और ये सल्फेट कितना है, 1, टोटल कितना हो गया, 3। दैट मीन्स कि 2Na है, तो ये 100 जो हम लोग यूज किए थे 100 मॉलिक्यूल्स, 2Na के कारण कितना हो गया, 200। सल्फेट एक ही आयंस में है तो 100, टोटल कितना हो गया, 300 मॉलिक्यूल्स। अब देखो गौर से, चलो देखो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ 100 मॉलिक्यूल्स दिए थे शुगर का, तो ये शुगर क्या हुआ, डिजोल्व करने के बाद ये जो वाटर है उसके सरफेस को, अपर सरफेस को क्या किया, ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। मान लो कि यार ये ऑक्यूपाई कर लिया, ये ऑक्यूपाई कर लिया। 100 मॉलिक्यूल से हम एक दिखा रहे हैं कि एक ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ 200 है, तो चलो ये क्या हुआ, यहाँ और यहाँ 2 जगह ऑक्यूपाई कर लिया। अब 200 तो हम लोग नहीं दिखा सकते ना मॉलिक्यूल्स इसके अंदर, आप समझ लो। तो यहाँ पर ये ऑक्यूपाई किया अपर पर, ऑलवेज अपर पर ऑक्यूपाई किया। यहाँ 300 है, तो ये इससे ज्यादा पार्टिकल्स जो है आपका सॉल्यूट का पार्टिकल्स इसमें ज्यादा ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि उसमें सॉल्यूट का पार्टिकल्स क्या हो गया, 300 मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ ऑक्यूपाई किया 300, यहाँ ऑक्यूपाई किया 200, यहाँ ऑक्यूपाई किया 100, यहाँ 100 मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई किया। अब इसका हम लोग जैसे सॉल्यूशन बनाए तो इवेपोरेशन दिखेगी, तो इसमें भी इवेपोरेशन दिखेगा, 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 दिखेगा। बट जिस सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया वहां पर वो वेपोराइजेशन लोअर है। तो यहाँ तो 2 जगह है, देखो गौर से, 2 जगह है ना, यहाँ कितना है, 3 जगह। तो इसका वेपर और क्या होगा, और कम हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट, वो भी नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल सॉल्वेंट के अपर लेयर पे ऑक्यूपाई कर ले, वेपर प्रेशर उतना ही लोअर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, लोअर्ड हो जाता है। तो अब देखो यहाँ गौर से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग 4 टर्म्स में यूज किए हुए हैं जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। फर्स्ट जो हम लोगों ने यूज किया है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है आपका ऑस्मोसिस, अदरवाइज ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों फिनोमेना उसमें पढ़ना देखेंगे जब आएंगे वहां पर। तो यहाँ गौर से देखें क्या कि यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स जो है वोलाटाइल के अपर सरफेस पर ऑक्यूपाई कर लिया है, इसका वेपर भी निकला, इसका वेपर भी निकला, लेकिन सबसे ज्यादा किसका वेपर निकला है, इसका। और सबसे कम वेपर किस में निकल रहा है, इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें 300 मॉलिक्यूल्स है, 300 मॉलिक्यूल्स है। तो 300 मॉलिक्यूल्स है तो इसका वेपर प्रेशर काफी लोअर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोअर्ड हो जाएगा। गौर से समझना, चारों को हम अभी यहाँ बता रहे हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सबको हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो यहाँ वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसमें लोअर्ड होगा, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है आपका वो ज्यादा हो जाएगा। और सॉल्यूट पार्टिकल्स जैसे ही ज्यादा हो जाएगा तो वो अपर सरफेस को ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा और वेपर प्रेशर लोअर्ड हो जाएगा। दैट मीन्स सबसे कम वेपर प्रेशर किसमें होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा इसका, लोअर्ड हो जाएगा। लोअर वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, लोअर्ड हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, इसका। सेकेंड टर्म समझ गया, फर्स्ट टर्म आपका लोअरिंग
और वेपर प्रेशर किसका लोअर्ड करेगा? जब आपका क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे मिक्स किया है हमने ये या दे दे आपको कि एक सॉल्यूशन के अंदर किसमें से आपका वेपर प्रेशर लोअर्ड हो जाए, या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर लोअर्ड मैक्सिमम लोअर्ड इन वेपर प्रेशर, तो ए बी सी ये 3 कंटेनर के अंदर किसमें, तो आप आराम से उसमें एग्जांपल्स को देखना और देख के उसको आयंस में डिसोसिएट करने की कोशिश करना, कर लोगे खुद से, इतने तो समझदार हो चुके हो। जिसमें आयंस ज़्यादा डिसोसिएट कर जाए, ज़्यादा डिसोसिएट करे, निश्चित तौर पर उसका वेपर प्रेशर लोअर्ड हो जाएगा। दूसरा क्या था? बॉइलिंग। अब आते हैं, बात करते हैं बॉइलिंग की बात कर रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किसका करेगा? बस पार्टिकल्स को गौर से देखते रहो। अगर हम लोग मान लें कि एक कंटेनर में 50 ग्राम हम लोगों ने चीनी डाला वाटर के साथ, और एक कंटेनर में अगर हम लोगों ने 200 ग्राम चीनी डाला, तो किसमें बॉयल करने में ज़्यादा टेम्परेचर लगाना होगा? किसमें? गुड, किसमें लगाना होगा? 200, क्योंकि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स क्या हम लोगों ने ज़्यादा ले लिया। तो इस तीनों में सॉलिड पार्टिकल्स किसमें ज़्यादा है? इसमें। गुड, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाएगा। एलिवेशन का मतलब ही होता है इंक्रीज करना। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा किसके ऊपर? इसके ऊपर। तो जिसमें, फिर दोनों टर्म को फिर से बोल रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा दिखेगा उसका वेपर प्रेशर लोअर्ड हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा दिखेगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये 2 टर्म आपको समझ में आ गई अच्छे से। तीसरा टर्म डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डिप्रेशन का मतलब ही होता है क्या? डिक्रीज करना, डिप्रेस हो जाना। तो फ्रीजिंग पॉइंट की बात अगर हम लोग कर ले, तो यहाँ अगर हम लोग क्या किए 100 मोल है, तो मान लेते हैं जब ये फ्रीज होता है तो हम लोग जानते हैं ना कितने में फ्रीज करते हैं हम लोग वाटर को, या किसी को 0 से तो कम ही होगा, ये तो तय है, -1 में हो, -2 में हो, या माइनस जो जैसा जैसा पार्टिकल्स उसके अनुसार। तो मान लेते हैं कि इसका आपका 100 मॉलिक्यूल्स है, तो ये -1 में आपका क्या हुआ? फ्रीज कर गया, जम गया। ये आपका 200 है, तो मान लेते हैं -2 में फ्रीज कर गया। ये सब डिग्री सेल्सियस पे है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इस पे आते हैं अगर हम लोग, तो ये मान लेते हैं कि -3 डिग्री सेल्सियस पर डिक्रीज कर गया। तो अब गौर से देखो, ये -1 पर फ्रीज कर रहा है, ये -2 पर फ्रीज कर रहा है, और ये -3 पर फ्रीज कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम किस पे जाकर फ्रीज हो रहा है? तो सबसे ज़्यादा -1 और सबसे कम -3। समझ रहे हो बात को? यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट अगर यहाँ देखें हम लोग, इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो इसमें हमको -3 डिग्री सेल्सियस लगेगा फ्रीज होने में, और इसमें -1 डिग्री सेल्सियस लगेगा फ्रीज होने में। तो जल्दी फ्रीज कौन हो जाएगा, या ज़्यादा जल्दी? समझ में आ गई ना बात? ये -1 है और ये -3 है, ये हम मान रहे हैं -1, माइनस में ही होगा चाहे जितना हो। तो ये -1 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो वैसे माइनस क्या होता जा रहा है? डिग्री सेल्सियस घटता जा रहा है। तो सॉलिड पार्टिकल्स जैसे जैसे इंक्रीज होता चला जाएगा, फ्रीज होने की कैपेबिलिटी भी घटते चली जाएगी। समझ गए बात को? उसके बाद आते हैं ऑस्मोटिक में। जैसे जैसे ये भी आपका सॉलिड पार्टिकल्स के डिपेंड है, तो जिसका ये समझ गए बात को, तो सॉलिड ऑस्मोटिक भी उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो ये 4 टर्म है। वेपर प्रेशर उसका लोअर्ड हो जाएगा जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज कर जाएगा जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखोगे कि कुछ काउंसिल कोई भी हो, या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, अदरवाइज बेसिक फॉर्म हो, या MCQ टाइप का क्वेश्चन हो, ये सब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी टर्म को, ये 4 टर्म को कॉलिगेटिव कहने का पर्पस क्या है, कि क्यों कॉलिगेटिव कहते हैं? तो ये 4 टर्म के कारण, कि ये 4 टर्म ही किसी भी को कॉलिगेटिव बनाता है। तो किसी को कहा जाए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों है, तो लिखेंगे कि डिपेंड्स अपॉन
नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स लिख सकते हैं डिपेंड्स अपॉन आयंस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स लिख सकते हैं। तो जो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो निश्चित तौर पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को शो करेगा। समझ के बाद तब हम लोग अब पहला टर्म यूज करेंगे, वो टर्म कौन सा है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, देखो यहां होता क्या है, रुको एक मिनट इसको मिटा के हम अच्छे से थोड़ा बनाते हैं। अब हम लोग जैसे हम लोग बोले थे, अभी बात की थी कि पहले टॉपिक को लेके चलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, वो भी कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अभी हम लोगों ने जैसे देखा था आयंस के थ्रू या मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा आपका जो है लिक्विड्स के अंदर जाएगा उतना ज़्यादा वो सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा और वेपर प्रेशर उसका क्या हो? लोअर हो जाएगा। उसका पहला टॉपिक कॉलिगेटिव का हम लोग लेके चल रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर 3 कंटेनर का यूज किए, ये हम आपको रॉड्स लॉ में भी बताए थे, याद होगा। अगर याद रखेंगे पीछे का तो ज़्यादा बेहतर है कि अच्छे से समझ में आएगा। देखो हम लोग ने एक कंटेनर में एक लिक्विड लिया, बी लिया। आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात हम बता देना चाहते हैं, ये ध्यान रखना कि जहाँ भी अभी हम लोग ए और बी लिखेंगे ना, तो बी को सॉल्यूट समझना, बी ऑलवेज सॉल्यूट, ए ऑलवेज सॉल्वेंट। अब आप कहोगे सर हम क्यों माने? साइंस में ज़्यादातर लोग मान के ही चलते हैं, मैथ्स भी उसी तरह का है। फिर भी तो आपने कहा है कि सर बी को क्यों माने, ए को ही सॉल्यूट क्यों नहीं मान ले और बी को सॉल्वेंट मान के चले? तो इसके पीछे रीज़न है क्योंकि हम लोग यहाँ इस टॉपिक के अंदर, कॉलिगेटिव टॉपिक के अंदर ऑलवेज नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल में ऐड कर रहे हैं। लाइक दिस, अगर इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा साइंस से हट के अगर समझो कि आपके घर में फादर हैं और आप जब कहीं भी जाओगे, अगर जाते हो और अपना नेम लिखते हो, अपना फुल एड्रेस डालते हो, तो पहले क्या करते हो? अपना नाम डाले, केयर ऑफ, अदरवाइज सन ऑफ, डॉटर ऑफ, फादर का नाम डाले। दैट मीन्स कि आप बिलोंग कर रहे हो किसके साथ? अपने पेरेंट के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट, देन आप उनमें बिलोंग कर रहे हो। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहाँ पर कॉलिगेटिव के अंदर ऑलवेज जो भी काम होगा तो नॉन वोलाटाइल बिलोंग करेगा किसके अंदर जाकर? सॉल्वेंट के अंदर जाकर। दैट मीन्स जो मेरा पहला पोर्शन है वो कौन सा हो गया? सॉल्वेंट। अब उसमें ऐड करेंगे जाकर किसको? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसी कारण से हम लोग इस चीज को टेक्निकली बी को मानकर चलते हैं, अदरवाइज कोई दूसरा बात नहीं है। लॉजिकली यही है कि इसको हम ऐसे करने जा रहे हैं, उसी में ऐड करने जा रहे हैं, सॉल्वेंट को नहीं ऐड कर रहे हैं हम लोग। उसमें हमेशा क्वेश्चन रहेगा कि नॉन वोलाटाइल एडेड, नॉट सॉल्वेंट एडेड। याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना कि जो ये बी का टर्म है, जहाँ जहाँ भी हम लोग बी लिखेंगे हमेशा भेजे में रखना। दूसरा अगर कहे कि नहीं बी को क्यों नहीं, अरे तो 2-4 झापड़ मार के आराम से समझाना कि ऐसा ऐसा बात होता है। खैर आगे देखो क्या है कि ये आपका एक ए लिए लिक्विड्स का, बी हम लोगों ने लिया, ये क्या होगा? बी अभी बताए ना, सॉल्यूट। अब इसको हम लोग क्या किए? दोनों का डाल दिए। अब तो जान रहे कि जैसे बी हम लोग डालेंगे, बी जब हम लोग डालेंगे, हाँ बी जब हम लोग डालेंगे तो बी तो नॉन वोलाटाइल है भाई। नॉन वोलाटाइल का क्या वेपर प्रेशर बनेगा? कुछ बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि नॉन वोलाटाइल तो वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर दे रहा है, वो तो रोक रहा है। उसका वेपर प्रेशर अगर बनता तो वेपर प्रेशर और इंक्रीज कर जाता ना। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। जब भी बनना है तो ए का बनना है, दैट मीन्स सॉल्वेंट का बनना है। ये हमेशा दिमाग में रखना। तो ए में हम लोगों ने बी को क्या किया? ऐड कर दिया। किया ऐड करने के बाद फिर क्या किया? ये बी जो है सॉल्यूट है, तो ये फिर क्या किया होगा? अपर सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया होगा ना। जैसे ही अपर सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया तो वेपर प्रेशर क्या किया? इसका डिक्रीज करना शुरू कर दिया, लोअर्ड करना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने रॉल्स में पढ़ा था ना कि अगर ए कोई प्योर है तो इसको पी नॉट ए से करेंगे, बी अगर कोई प्योर है तो पी नॉट बी से करेंगे। अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? वेपर प्रेशर क्या लिख रहे हैं? पी ए। क्यों? क्योंकि अब तो यहाँ मिक्सचर हो गया और बी का तो कोई प्रेशर ही नहीं है, बी का तो कोई वेपर प्रेशर ही नहीं है। तो बचा क्या आपका? पी ए। अब तो ये प्योर नहीं ना रहा, प्योर तो ये दोनों। तो जब ये प्योर नहीं है तो हम लोगों ने इसको लिखा क्या? पार्शियल प्रेशर। पी ए को क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ
ए, क्योंकि बी का तो कुछ वेपर प्रेशर बनना ही नहीं है। जब बी का वेपर प्रेशर नहीं बनना है तो बच गया ए ही, जिसका वेपर प्रेशर मतलब बनेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया पी। ठीक है, अब रॉल्स जैसे हम लोग जानते थे रॉल्स को, उसी के अनुसार इसको पुट कर दिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्या पढ़े थे हम लोग रॉल्स में कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। दैट मीन्स कि दैट कंपोनेंट कहने का मतलब कि जिसका पार्शियल प्रेशर होगा वेपर का, उसी का मोल फ्रैक्शन भी होगा। क्योंकि यहाँ तो हम लोग मेंटली अब प्रिपेयर्ड हो जाएं कि बी का तो वेपर प्रेशर बनना ही नहीं। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, मोल फ्रैक्शन जिसको कहते थे जीटा। फिर प्रोपोर्शनल के लिए हम लोगों ने पी नॉट ए का यूज कर लिया, तो पी ए पी नॉट ए एक्स ए। अब यहाँ पर हम लोगों ने चेंज किया, ये भी आप जानते हो क्या कि मोल फ्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ लिखते हैं, तो एक्स ए प्लस एक्स बी, सॉरी एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता था 1, ऑलवेज 1 के बराबर आता था ना, हम लोग निकाले थे 1 के बराबर ऑलवेज आता था। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने यूज किया कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अब एक्स ए की जगह अगर यहाँ से एक्स ए को बाहर कर दे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। उसी तरह फिर कर दिया आगे क्या कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 1 से, पी नॉट ए इसको मल्टीप्लाई कर दिए पी नॉट ए एक्स बी। अब टर्म को बाहर कर दिए तो क्या हो गया पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। अब यहाँ देखो ये क्या है, गौर से देखो तो पी नॉट ए क्या है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और पी ए क्या है, ये सॉल्यूशन के अंदर जो आपने मिक्स किया था। जैसे बी का तो कुछ होता नहीं है, तो हम लोग किसका निकाल रहे हैं, ए का। तो अब तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया। तो अगर ऐसे बात कर लें कि प्योर जो सॉल्वेंट था मेरा, प्योर पहले उसको अगर कह दें अगर हम लोग तो वो मेरा 100 था, तो मिक्स होने के बाद उसका वेपर प्रेशर कितना निकला होगा, मान लेते हैं 80। कुछ सॉल्यूट जो बी है वो ऑक्यूपाई कर लिया तो उतना वेपर नहीं निकलने दिया, तो यहाँ डिफरेंस निकाल रहे हैं। डिफरेंस निकाल रहे हैं तो इसी को कहेंगे हम लोग लोअरिंग वेपर प्रेशर। इस टर्म को हम लोग सिर्फ कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। सिर्फ इसको, इतने को क्या कहेंगे, डिफरेंस दिखा रहे हैं किसके, प्योर्स के साथ और सॉल्यूशन के साथ। समझ गए बात को। तब यहाँ से हम लोग क्या किए, मोल फ्रैक्शन को बाहर किए, ये फॉर्म आ गया। ये जो है आपका इसका इम्पॉर्टेंट फॉर्म है जिससे हम लोग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बनाते हैं। और यहाँ एक्स बी है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे एक्स बी का, ये सब याद रखना, बार बार भूलोगे तो फिर याद कराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक्स बी का क्या लिखे थे हम लोग, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड एन ए प्लस एन बी, एन बी ये लिखे थे ना। इसका यूज कर दिया हम लोगों ने यहाँ, एक्स बी की जगह क्या ले लिया, एन बी डिवाइडेड एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू इतना। और डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर सॉल्यूशन को और डाइल्यूट करते चले जाए तो ये जो इसका डिनोमिनेटर है एन बी, जो डिनोमिनेटर है एन बी वो एन ए से काफ़ी छोटा हो जाएगा। और जब काफ़ी छोटा हो जाएगा तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर के एन बी के टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट। जानते हो, मैथमेटिक्स जानते ही हो, जो काफ़ी छोटा हो जाए उसको भी नेग्लिजिबल मान लेते हैं, जो काफ़ी बड़ा हो जाए उसको भी इन्फिनाइट या नेग्लिजिबल मानकर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर का एन बी काफ़ी छोटा है तो यहाँ से नेग्लिजिबल हो गया, तो बच गया एन बी डिवाइडेड एन ए इज इक्वल टू ये। और इसी के टर्म पर हम लोग या तो इसके टर्म पर या तो इसके टर्म पर हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। ये तो आपका रॉल्स का ही फॉर्म है जो आप जानते हो। अब एन ए है नंबर ऑफ मोल्स, इसका तो आप जानते ही हैं नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे गिवन मास मॉलिक्यूलर मास में, जैसे क्वेश्चन आएगा और उसके अनुसार इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।
तो ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छे से समझ में आया? बोलो। ठीक है, तो अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेंगे हम लोग। करने के बाद तब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे टॉपिक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बुक्स में भी आपके जो आपका बुक्स आप फॉलो करते हो उसमें भी आपका इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चंस को बनाकर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके।